नमस्कार दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा कैश कांड में 40 दिनों तक चली जांच के बाद 3 जजों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को सौंप दी है। जो खबरें आई कल, उसके मुताबिक 3 मई को 3 जजों की कमेटी ने रिपोर्ट फाइनल की। 4 मई को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को रिपोर्ट सौंप दी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 मार्च को होली की रात करीब 11:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट के सिटिंग जज यशवंत वर्मा के घर में आग लगी थी। आग लगने की खबर के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे थे, अग्निशमन दस्ते के साथ पुलिस अधिकारी और थाने की पुलिस पहुंची थी। और उसके बाद जो खबर आई 5 दिन बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिससे पता चला कि वहां करोड़ों रुपए बोरे में थे, कुछ जले अजले नोट। वो नोट जहां एक स्टोर में रखे थे वहां आग लगी थी। वो तस्वीरें और वो वीडियो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से पब्लिक किया गया था। और उसके बाद कई दिनों तक हंगामा, बवाल, सवाल, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की कमेटी बनाई, जिसमें 2 चीफ जस्टिस, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और कर्नाटक हाईकोर्ट की सिटिंग जज। 3 जजों की कमेटी ने 40 दिन तक जांच की और अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस को सौंप दी है। उस रिपोर्ट में क्या है? 50 लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, फायर ब्रिगेड के वो कर्मचारी अधिकारी जो वहां पहुंचे थे आग बुझाने, या शुरुआती दौर में ही फायर की खबर, आग लगने की खबर सुनकर जो पुलिस वाले पहुंचे थे, उन सब से पूछताछ की गई। 50 लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें जस्टिस वर्मा, उनके घर पर रहने वाले कर्मचारी, उनके नजदीकी सुरक्षा अधिकारी, उन सब से भी पूछताछ की गई। लेकिन उस रिपोर्ट में क्या है? पूरे देश को इंतजार था 40 दिनों से कि अगर कमेटी बनी तो कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है, खबरें स्क्रीन पर देख रहे हैं जो हर अखबार में है। लेकिन क्या हो सकता है? चीफ जस्टिस के सामने क्या विकल्प है? जस्टिस वर्मा कैश कांड में जितनी चीजें पब्लिक डोमेन में है, उसके बाद इस रिपोर्ट में क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है एनके सिंह साहब, जिन्हें अक्सर आप हमारे चैनल पर देखते हैं और हर बार उनका परिचय यही देता हूं कि संवैधानिक अदालती मामलों के विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक तौर पर एक सजग विश्लेषक तो हैं ही। लेकिन कई बार हमने पहले भी सिंह साहब बात की थी। स्वागत है, नमस्कार। जो खबरें हैं उसके मुताबिक वो कल ही सुप्रीम कोर्ट की 6 लाइनों की प्रेस रिलीज थी, उसमें ये जानकारी थी कि 3 मई को रिपोर्ट तैयार हुई, फाइनल हुई, और 4 मई को चीफ जस्टिस को मिल गई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का रिटायरमेंट में आप कहें तो 8 दिन बाकी हैं, वर्किंग डे 1-2 कम ही हो जाएंगे, सैटरडे संडे। तो क्या लगता है कि उस रिपोर्ट के पहले जो जानकारियां थी, जिसमें वीडियो है, जलते हुए नोट हैं, फिर नोटों का गायब होना है, फिर वो 22 पन्नों की जो रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंपी थी, जिसमें पुलिस कमिश्नर का बयान है, वहां सुरक्षा कर्मियों का बयान है, जिसमें कहा गया कि 14 मार्च को आग लगते वक्त जो नोट था, अगले दिन वो नोट को, करेंसी को, जले नोट को हटा दिया गया। सब कुछ ऑन कैमरा वो सबूत आया। अब क्या हो सकता है इस रिपोर्ट में? हम लोग अभी मे भी हाइपोथेटिकल बात करेंगे, लेकिन ऑप्शन क्या है और क्या हो सकता है? सिंह साहब की आवाज देखिए, इसमें हाइपोथेटिकल कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा आप सिंपल लॉजिक से देखेंगे तो डेराइव कर पाएंगे। एक एस्पेक्ट है जो अखबार वाले आज भूल गए हैं या उनकी समझ में नहीं आया, हम उसके बारे में ज्यादा बताएंगे ताकि हमारे व्यूअर्स जान सके कि नहीं, ये डायमेंशन नहीं लिया गया है, ये रिपोर्ट आ गई है। आपको याद होगा कि इसके पहले जब दिल्ली के चीफ जस्टिस ने, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक प्रिलिमिनरी जांच की थी और जांच में उन्होंने रिपोर्ट सीजेआई को दी थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि डीप प्रॉब की जरूरत है, ये कहा था। और आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ने ये जो पूरा था केस, इसको लेके अपने वेबसाइट पे डाला था। अब जो ये रिपोर्ट आई है, इसके 2 एस्पेक्ट हैं। या तो ये जो प्रॉब, ये कमिटी है, ध्यान रखिएगा, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये इंक्वायरी कमिटी है जो कि जस्टिस के कंडक्ट को लेके एक रिजोल्यूशन हुआ था जो फुल कोर्ट ने किया था, उसके तहत हुई है। और वो फुल कोर्ट 1997 में बना था। फुल कोर्ट ने वो उसको रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था, उसके तहत ये किया गया है। अब बहुत सिंपल सी बात है कि उस रिपोर्ट पे क्या होगा। 3 जजेस, जिसमें 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं,
और एक कर्नाटक की हाईकोर्ट की जज है। उस रिपोर्ट में क्या हो सकता है? मान लीजिए कि चीफ जस्टिस ने फैसला किया कि नहीं, अब रिटायरमेंट 13 तारीख को है, तो उस रिपोर्ट में क्या हो सकता है? या तो जज कल्पेबल है, मतलब गिल्टी है, जो पैसा मिला है ये तो दुनिया जानती है, ये टेंजिबल फैक्ट है जिसको कहते हैं कि दृष्टिगोचर है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि वहां पे नोटों का बंडल मिला, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो रिपोर्ट आएगी वो क्या कहेगी कि या जज साहब का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जस्टिस वर्मा का है या नहीं है, दो ही चीजें कहेगी। अगर मान लीजिए इन्वॉल्वमेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो आप एफआईआर, आपके पास चीफ जस्टिस के पास दो विकल्प है, या तो एफआईआर करके फर्दर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को कहें, या दूसरा यह है कि सरकार को लिखें कि ये इनके खिलाफ रिमूवल की प्रोसीडिंग पार्लियामेंट में शुरू करें। दो विकल्प है, लेकिन एक तीसरा डायमेंशन है। मान लीजिए कि इन जजेस ने ये, जो कि अखबारों में मिस कर गए, वो रिपोर्टर्स मेरे ख्याल से वो इस डायमेंशन को नहीं समझे, वो ये है कि मान लीजिए वो ये कहते हैं कि हाँ साहब बिल्कुल सही है, पैसा मिला, नोटों का बंडल मिला, लेकिन इनका डायरेक्ट उससे कोई रिश्ता नहीं है। मान लीजिए हम एक हाइपोथेटिकल वो कर रहे हैं, यहां पे हाइपोथेसिस लाना पड़ेगा कि जज साहब का इन्वॉल्वमेंट नहीं, पैसा मिला। उस केस में चीफ जस्टिस को यह रिपोर्ट पब्लिक में करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया ये देखना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जज जब फंसते हैं तो किस तरह का कंडक्ट करता है, ये पूरी दुनिया की नजरों में है। इसलिए चीफ जस्टिस या तो वो पूरी तरह से गिल्टी ना हो तो ये रिपोर्ट फिर से मैनिफेस्ट आपको पब्लिक में लानी पड़ेगी कि नहीं साहब उनके अब कोई दोष नहीं हुआ। दूसरा यह है कि अगर मिला, ये बात वो लिखते हैं, हाँ साहब मिला, तब फिर देना पड़ेगा कि तो इसकी फर्दर इंक्वायरी हो बिना जज साहब को एक्यूज बनाए। ये वो डायमेंशन है दूसरा। तीसरा यह है कि नहीं साहब जज साहब का इन्वॉल्वमेंट था। अगर इन्वॉल्वमेंट है तो मुमकिन है कि जज सीजेआई इसको मैनिफेस्ट ना करे, क्योंकि ये इंक्वायरी है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो कल्पेबिलिटी जब आ जाएगी तो ये मुमकिन है कि जज साहब इसको पब्लिक में अपने वेबसाइट पे सीजेआई ना डाले। लेकिन बाकी जो दोनों केसेस हैं जिसमें या तो जज का इन्वॉल्वमेंट है या जिसमें जज को एब्सॉल्व कर दिया गया है, या ये है कि हाँ साहब पैसा तो मिला है लेकिन जज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, दोनों केसेस में जांच तो करवानी होगी, क्योंकि अगर पैसा मिला है तो है किसका फिर। और दूसरा ये कि अगर जज साहब इन्वॉल्व हैं तो फिर सीधे है कि जज साहब के खिलाफ एफआईआर के आदेश देंगे चीफ जस्टिस, और उसके बाद एफआईआर की प्रक्रिया चलेगी। तब तक ये जज साहब अपने किसी भी जुडिशियल फंक्शन से उनको हटा दिया जाएगा जो अभी भी चल रहा है। जी, जब ये खबर आई थी, जब टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसके पहले से पीछे पर्दे के पीछे प्रोसीजर शुरू हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय को पूरे मामले पर रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी थी। देवेंद्र उपाध्याय ने अपने 4 पन्ने की एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसका जिक्र एनके सिंह साहब ने किया कि ये डीप इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है इस मामले में। लेकिन उस 24 पन्ने के साथ जो सुप्रीम कोर्ट में सौंपा गया, 4-4.5 पन्नों का एक बयान भी था जस्टिस यशवंत वर्मा का, जिन्होंने अपनी सफाई में कहा कि मैं उस दिन भोपाल में था, जो फैक्ट भी है। मेरे परिवार वालों ने, मेरे पीए ने आग लगने की सूचना दी और जिस वक्त आग बुझाया जा रहा था, मेरे परिवार के लोगों को कहा कि सेफ्टी रीजन से आप दूर रहिए। और जब वहां गए आग बुझने के बाद, वहां कोई नोट नहीं था। मतलब उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह अपने बचाव में बात कही, जिसका अगर कोई भी आदमी तथ्यों के आधार पर, जिसको कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या प्रथम दृष्टया, वो उनकी बात सही नहीं लग रही थी कि किसी सुरक्षा दस्ते के साथ जो जज रहता है, जिनके घर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, उनके घर को घुस के सिक्योरिटी को ब्रीच करके और कोई जाकर 5 बोरे नोट रख दे और वो नोट में आग लग जाए और नोट गायब भी हो जाए, लाने वाला भी ना पता चले, गायब करने वाला भी ना पता चले, ये किसी को यकीन नहीं हो रहा था। और उसी बीच जो यशवंत वर्मा थे, उनका ट्रांसफर इलाहाबाद कर दिया गया, न्यायिक फैसले का अधिकार उनसे ले लिया गया। ये बैकग्राउंड है। अब बात आती है कि जो एनके सिंह साहब कह रहे हैं कि अगर इस 40 दिन की जांच के बाद 3 जजों की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में अगर ऐसा आता है कि वो जज साहब का पैसा नहीं है, या
जज साहब का सीधे कनेक्शन उन नोटों से नहीं है, तो जैसा कि सिंह साहब ने कहा, लेकिन क्या इसकी गुंजाइश दिखती है सिंह साहब? जो होता है ना नहीं नहीं, प्रथम बिल्कुल नहीं, दृष्टया। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। पहले तो हमने ये पार्ट दिया जो अखबारों ने मिस किया है कि 3 सिचुएशन हो सकती है, 2 नहीं। अखबारों ने क्या नहीं, किया कि टाइम्स उनको ऑफ ये लगा कि इंडिया ने दूसरा जज साहब सिचुएशन भी कल पे। दिया है सर। मेरे ख्याल से टाइम्स ऑफ इंडिया कहीं ये भी है कि अगर जज का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं आता है तो उन्हें इससे मुक्त किया जा सकता, किसी जगह मैंने पढ़ा है, हो सकता है। हाँ, नहीं नहीं, मुक्त तो किया जा सकता है, लेकिन सीजेआई क्या करेंगे? हाँ। सीजेआई फिर क्या करेंगे? तो चुप हो जाएंगे। हम्म। अगर हुआ है, उनके पास रिपोर्ट है, तो एफआईआर तो करवाएंगे ही, लेकिन उसमें जज साहब नहीं होंगे। लेकिन इसका केस का इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर तो देंगे ही, क्योंकि उनके संज्ञान में है, उनके पास रिपोर्ट आई है। तो ये तीसरा डायमेंशन था। अब बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें आपके घर पे मिला है कल्पेबिलिटी, जो जजेस के लिए आमतौर पे माना गया है, जिसको कि 1997 के 7 मार्च को एक फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने एडॉप्ट किया था। ये जजेस के कंडक्ट का एक रूल बनाया गया। उसका पहला नियम जो होता है, वो पहला नियम कहता है, रीअफर्म पीपुल्स फेथ इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशियरी। अब यहां पे ये है कि अगर 4-6 करोड़ या 4-6 बोरे पैसे मिले हैं, तो ये पहला ही क्लॉज गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि चीज सीजेआई के पास सिर्फ इतना ही नहीं है कि उन्होंने देखा और कह दिया। अगर ये रिपोर्ट आई है और 3 इसमें 2 चीफ जस्टिसेस है, एक हाई कोर्ट के जज है, तो अगर ये रिपोर्ट आती है, तो मुझे नहीं लगता कि इस रिपोर्ट के बाद भी उनको रुकना चाहिए। एफआईआर तो लॉन्च करना ही होगा। एफआईआर लॉन्च, जो आपका सवाल है कि भाई 4 करोड़ मिले और आपने 40 दिन 29 दिन के 30-40 दिन के इन्वेस्टिगेशन उसमें इंक्वायरी में, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये इंक्वायरी है, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं है। आपने सिर्फ गवाहों के रिकॉर्ड किए हैं, जैसे कि आपने जैसा बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि फायर ऑफिसर्स के, उसमें फायर ऑफिसर का जो चीफ है, वो 2-2 बार बयान बदल चुका है। एक बार उसने साफ कह दिया नहीं, कुछ भी नहीं मिला है, और फिर याद करिए कि उसके बाद बदला था। तो उन सारे के बयान तो रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन, ये कोई कोर्ट नहीं था या इन्वेस्टिगेशन नहीं था, ये इंक्वायरी थी। तो लिहाजा इतने के आधार पे इतने बड़े केस को वो ये कह दे कि साहब नहीं, हमारे पास तो जो जांच आई है उसमें कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि कैश मिला है और जज के घर के में मिला है, सेंट्रल फोर्सेस के नाक के नीचे मिला है, और 1-4 की गार्ड 24 घंटे उनके बंगले पे तैनात रहती है। लिहाजा ये अच्छा, फिर अगर ये छिपाया भी गया है, तो किसके कहने पे जज के हाथ से छिपाया गया होगा? कल्पेबिलिटी बहुत सिंपल सा है कि जज साहब इतनी बड़ी घटना के बाद कि पैसे मिले, जज साहब तो आग बबूले, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उन्होंने कहा होगा सब कुछ वही रहेगा, कोई छेड़ा नहीं जाएगा। तो वो कौन था जो बोरे उठा के ले गया? और क्या जज इतना कमजोर होता है भारत में, हाईकोर्ट का जज, जिसको कि आज पसीने छूट रहे हैं, इम्पीच नहीं, करना नहीं हो सिंह तो? साहब, और आपको जी अगर अगर 11:30-12 बजे पता चल गया कि आग लगी, आप भोपाल में थे और उसके बाद कम्युनिकेट किया गया फायर ब्रिगेड को और अगली सुबह वहां से हट गया, तो भाई एक बार आपके यहाँ पहुंचा, वो नहीं पता चला कैश, आग लग गई और अगली सुबह भी कोई हटा के ले गया, ऐसे कैसे मुमकिन है? ये नहीं तो नहीं, ये वही लग रहा है कि प्रोबेबिलिटीज, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ये क्रिमिनल जूरिस सिस्टम में एक चीज होती है कि आप संभाव्यताओं की वो देखते हैं कि कितने प्रोबेबल हो सकते हैं। क्रिमिनल जस्टिस में ये बहुत जरूरी है कि आप ये देखें कि भाई कितनी संभाव्यताएं हैं। तो यहाँ पे जज साहब, हाई कोर्ट के जज, 1-4 की सेंट्रल फोर्सेस की गार्ड लगी हुई है। अच्छा, ऐसा तो होता नहीं कि अच्छा वो गार्ड रोज बदलते हैं, हर हफ्ते उनकी ड्यूटी बदलती है, नए गार्ड आते हैं, पूरा सेट नया आता है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो साहब पिछले 15 साल से जज साहब किया है या 5 साल से है। नतीजा ये है कि वो गार्ड्स एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो डिफरेंट जगहों से आते हैं, एक ही फोर्स के होते हैं लेकिन डिफरेंट जगहों से ट्रांसफर होके उनको यहाँ पे पोस्ट किया जाता है। तो हम ये कहें कि साहब वही लोग करोड़ों में खेल रहे थे, तो क्या इंडियन सेंट्रल फोर्सेस पे आप ये आरोप लगा रहे हैं, जो कि प्रोबेबल नहीं है। दूसरा ये है कि आपने बिल्कुल सही है कि आप बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन जब हुआ
उसके बाद से आपने वहां पे क्या पुलिस कमिश्नर को फोन करके कहा नहीं कि साहब हिलना नहीं चाहिए कोई चीज, एक दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए? कौन है जो हटा ले गया? अच्छा, फिर सेंट्रल फोर्सेस वहां पे थी, इतने सारे फोर्सेस थी, मीडिया थी, तो ये रातों रात जो हटाया गया है, ये जनाब कैसे हो गया? इसलिए हमें लगता है कि प्रॉब को आपके जजेस जो भी इस रिपोर्ट में जो भी हो, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में ये चीजें बहुत दूर तक जाती है, लिहाजा आपको वो सीजर्स वाइफ की तरह होना पड़ेगा कि नहीं, हम सिर्फ दिखाई भी देना चाहिए कि हम ऑनेस्ट है। और चीफ जस्टिस पे ये बड़ी जिम्मेदारी है, अब वो रिटायर होने जा रहे हैं, उनके संज्ञान में है, क्योंकि आप याद करिए इसके पहले एक और केस हो चुका है जस्टिस यादव का, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के यहाँ जाके बोला था और बहुत कुछ बोला था कि हिंदू बच्चों को तो धर्म और कर्म अच्छे गुण सिखाए जाते हैं, मुसलमान का बच्चा जब पैदा होता है तो उसको हिंसा सिखाई जाती है। उन्होंने कहा था, बहुत अच्छे शब्दों में कहा था, उसको रिपीट करना मेरे ख्याल से इस समय जरूरी नहीं है, लेकिन एक हाई कोर्ट का जज ये कह रहा है, और आपको क्या उसने पढ़ा नहीं था? उस हाई कोर्ट के जज ने ये पढ़ा नहीं था कि कंडक्ट रूल में क्या लिखा है? सुकरात ने बड़ा बढ़िया, जिससे लॉ दिया जाता है, तो सुकरात ने जजेस के लिए 4 चीजें कही थी। उसको पेशेंटली सुनना चाहिए, ही शुड लिसन पेशेंटली, आंसर वाइजली, कंसीडर सोबरली एंड डिसाइड इम्पार्शियली। ये चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसपे कि ये सारे कानून बनते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनते हैं, ये सुकरात के जमाने से आया हुआ। डिसाइड इम्पार्शियली। आप जब ये कह रहे हैं कि हिंदू के बच्चे, मुसलमान के बच्चे, या इसके बाद भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने जो इस समय नहीं है चर्चा का जरूरत, लेकिन अगर ये सब कहा है तो आप क्या उस जज को छोड़ रहे हैं? आप जा रहे हैं, आपके सामने, आपके सदारत में, आप जब चीफ जस्टिस, तब ये सब हुआ था, और उसके बावजूद उस जज का क्या हुआ? तो कई चीजें हैं जो भारत के समाज ने चीफ जुडिशियरी पे, ये दोनों घटनाएं एक के बाद, और ये भी इलाहाबाद से आए थे, वो भी महोदय इलाहाबाद में ही थे, और उसके बाद उन्होंने माफी नहीं मांगी पब्लिकली। आप याद करिएगा, ये इंक्वायरी और ये सब सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा, ये हुआ, उस जज ने माफी नहीं मांगी, तो आपने उस पे क्या किया? तो इसलिए लगता है कि ये मौका है जबकि आप करें, और ये जनता को विश्वास हो कि हाँ, आप अपनी जुडिशियरी में सफाई चाहते हैं। एक सवाल यहाँ ये उठता है, इस जस्टिस वर्मा केस की बात करें तो जैसे चीफ जस्टिस की बेंच में वक्फ का मामला था, केंद्र सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया, तुषार मेहता अपीयर हुए। अब वहां तो चलिए आप कह सकते हैं कि सैकड़ों पन्नों का जवाब है, उस जवाब के बाद भी 1-2 डेट लगेगी और वो उसके लिए वक्त नहीं है, क्योंकि 13 तारीख को चीफ जस्टिस को रिटायर करना था। उन्होंने जस्टिस गवई जो अगले चीफ जस्टिस है उनकी अदालत में वो केस ट्रांसफर कर दिया वहां। लेकिन इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने ही और उनके निर्देश, उनके ऑर्डर पे ही 3 जजों की कमेटी ने, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जांच की। 40 दिन जांच चली, 50 गवाहों के बयान दर्ज हुए, जिसमें सबके बयान हैं, फायर सर्विस चीफ से लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से लेकर अग्निशमन के उन तमाम कर्मचारियों, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स जो सबसे पहले पहुंचे, सबके मोबाइल लिए गए, सबके फोन कॉल मंगवाए गए, जो इंटरनेट के जरिए जो व्हाट्सएप कॉलिंग हुई वो सब मंगवाए गए। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ के सीजेआई को आज जो खबर छपी कि चीफ जस्टिस पहले इसका अध्ययन करेंगे, फिर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आज तारीख है 6, 13 तारीख को रिटायर कर रहे हैं। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को 2 दिन में, 3 दिन में पढ़ के और उस पर नतीजे में पहुंचने के लिए सीजेआई के पास काफी वक्त है। क्या इसमें भी गुंजाइश है कि वो नहीं, ट्रांसफर बिल्कुल करने नहीं है। के जस्टिस गवाही देखेंगे आने वाले समय में? दोनों में एक फंडामेंटल अंतर है। वक्फ बोर्ड एक कानून बॉडी ऑफ, एक मतलब कि तमाम उसमें कानून के प्रोविजंस है, उसको पढ़ना समझना, उसके सोचना। संसद से बनाया गया कानून है जिस पर आपको फैसला देना है। बहुत सारे प्रोविजंस हैं उसमें, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, और हर प्रोविजन को आपको गहराई से देखना होगा। उसको सोशल इम्प्लीकेशन क्या है, उसका जुडिशियल उसमें जब देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के स्तर पर देखेंगे तो क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए गहराई से चलना वो बिल्कुल अलग है। ये इंटीग्रिटी और मोरालिटी का क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको कोई गवाह को वो के विटनेस का वो नहीं देखना है। इसमें सिर्फ ये देखना है आपको कि 3 जजेस जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उनकी एक कमिटी है, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है,
और ये इशू क्या है? ये प्योर मॉरल इशू पे हमें फैसला लेना है कि जज के खिलाफ जांच का एफआईआर देना है कि नहीं, या उसे हटाने के लिए सरकार को लिखना है कि नहीं। सरकार इतना को ही, लिखना है। आपको केस की मेरिट पे नहीं जाना है। हम्म। जो क्योंकि रिपोर्ट आई है, मेरिट पे तो प्राइमा फेसी वो 40 दिन में जा चुके होंगे तीनों जज। नहीं, वो जज गए होंगे। अब हाँ, आपके लिए कोई बिल्कुल रोल नहीं है। बिल्कुल। आप उसमें जो रिपोर्ट का ऑपरेटिव पोर्शन होगा, वो ऑपरेटिव पोर्शन ये है कि कल्पेबिलिटी है कि नहीं जज की, मतलब गुनाह है कि नहीं, या नहीं है, या इग्नोरेंस है। तो तीन ही चीजें हो सकती है कि साहब जज साहब को तो नहीं मालूम था, लेकिन ये मतलब उनको सतर्क रहना चाहिए। सब जजों को ये गोल गोल सा कुछ घुमा दे, लेकिन तब आपको ये बताना पड़ेगा सीजेआई को कि साहब पैसा तो मिला, लेकिन जज साहब तब भी ये पब्लिक करना पड़ेगा। तो सीजेआई के पास इसमें केस की मेरिट में नहीं जाना है, ये मॉरल का क्वेश्चन है। या तो मॉरल, जैसे हम आप हैं, मेरिट में भी नहीं जाना है मैंने सर, आपका और किसी फैक्ट फाइंडिंग का इंतजार नहीं करना है जो उस समय करना था जब उन्होंने 22 तारीख को ऑर्डर दिया। अब वो फैक्ट बिल्कुल फाइंडिंग काम बिल्कुल हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सिर्फ ये है कि मैंने, आप अजीत जी आपके साथ में बैठा हूं, मैंने आपका पेन चुराया या नहीं चुराया। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि चुराया, लेकिन चुराया साहब, लेकिन वही छोड़ दिया। क्योंकि मॉरल कल्पेबिलिटी है, अगर आपने इंटेंशन चुराने का था फिर भी छोड़ दिया तो आप दोषी हो गए। यहाँ पे जज का कंडक्ट मॉरल उस पे जाता है। और इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को बड़ा बढ़िया डिफाइन किया था जस्टिस धूलिया ने अभी एक उसमें कहा था। देखिए, ऐसा होता है कि एक आदमी को, मान लीजिए, बहुत आतंक दंगाई उसके पीछे पड़े हैं और वो भागता हुआ आया और आपके घर के सामने रुक गया कि साहब मुझे बचाओ। दंगाई अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो आपने जल्दी से उसको अंदर कर लिया, और जब दंगाई आए तो कह दिया कि नहीं साहब यहां तो कोई नहीं है। तो आपने डिसऑनेस्ट तो हुए, क्योंकि आपने ऑनेस्टी नहीं बरती, लेकिन इंटीग्रिटी आपकी 100% सही है कि आपने उसको बचा लिया, क्योंकि वो दंगाइयों से यही डिफरेंस यहां भी है कि इस समय सीजेआई के लिए जरूरी है कि वो ये करते हुए न्याय दिखे, और उसका एक ही तरीका है कि आप सीधे अपने कार्यकाल में, और ये इंटीग्रिटी का क्वेश्चन है, ये इसका ही नहीं है कि आप केस का कोई जजमेंट ले रहे हैं कि चोर दाएं से भागा कि दाएं से भागा। या तो जज साहब इन्वॉल्व हैं या नहीं है, ये दो ही चीजें होता है। मॉरल केस में होता ही नहीं, आधा आधा होता नहीं है कि हम थोड़ा सा तो करप्ट है, बाकी करप्ट नहीं है। कि साहब नहीं, उसमें से 5 लाख तो मेरे हैं, बाकी किसी और के हैं, ये कह के नहीं बच सकते। लिहाजा इंटीग्रिटी के क्वेश्चन में या तो आप वो करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करेंगे, या कहेंगे कि वो एब्सॉल्व, वो गिल्टी नहीं है, ये रिपोर्ट कह रहा है। आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। लिहाजा आपको इसी कार्यकाल में, इसी समय 13 के पहले ही ये देना होगा। आप ये कह के नहीं चल सकते भाई अगला वाला देखेगा। इंटीग्रिटी के क्वेश्चन अगला वाला नहीं देखता है। चलिए, बहुत अहम बात कही आपने सिंह साहब, और सही आपने कहा। मेरा भी यही कहना है कि भाई अगला जज देखेगा, इसकी गुंजाइश तब होती जब अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट नहीं होती। भाई 40 दिन तक 3 जजों ने, जिसमें 2 सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, उनकी रिपोर्ट आ गई जिसमें 50 गवाहों के बयान हो गए, उनकी रिपोर्ट होगी जिसमें सब कुछ मेंशन होगा। उसके बाद चीफ जस्टिस के पास उस रिपोर्ट को पढ़ के नेक्स्ट फैसला लेने के अलावा कुछ है नहीं ऑप्शन, क्योंकि एक रिपोर्ट आ चुकी है। वही सिंह साहब कह रहे। अब उसके बाद एक लास्ट सवाल की, उसके बाद चीफ जस्टिस अगर कहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि ऐसा ही है, इसमें कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ कि जो एक्यूज है, संभावित एक्यूज है, कोई गवाह है उसको बिठाओ। जस्टिस वर्मा अगर कह रहे हैं कि नहीं नहीं नोट मेरा नहीं है, तो उनके सामने उनके स्टाफ को बिठाओ या वो अग्निशमन के अधिकारी को बिठाओ कि नोट वहीं था। ये सब इसमें नहीं हुआ जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो एफआईआर के बाद वो प्रोसेस शुरू होगा, वो इसमें आरोपी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में होते हैं। तो सिंह साहब जी, ओके, लास्ट वाला सेंटेंस क्या कहा आपने? मैंने कहा कि इसमें कोई क्रॉस एग्जामिनेशन या क्रॉस गवाही, जो विटनेस जी होता है जी क्यूज और गवाह को आमने सामने बिठाकर, और उसके बाद जी होता है कि वो जो बोल रहा है सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, जस्टिस वर्मा सच झूठ। अगर अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जस्टिस वर्मा को किसी ढंग से उनका डायरेक्ट उस पैसे से इन्वॉल्वमेंट नहीं माना, तो एफआईआर का दायरा क्या होगा? एफआईआर होगा तो फिर यही होगी ना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वाली टीम इसको इन्वेस्टिगेट करेगी।
देखिए, ये तो है, ये कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत तो हुआ नहीं है। कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट बिल्कुल अलग होता है और उसमें कमीशन बनता है। यहाँ पे ये कमिटी थी और ये कमिटी बनी है 1997 के रिजोल्यूशन के तहत, जिसमें कि 3 मेंबर करेंगे और उसको इंडोर्स किया बेंगलोर ने 2002 में, बेंगलोर सेशन ने, और उसके बाद 2015 में भी कोर्ट वर्डिक्ट से ये प्रक्रिया बनाई गई। इसमें सिंपल सा है कि वो इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं, इंक्वायरी करेंगे। तो उसमें चूंकि आप नहीं जानते गवाह झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, आपने बात किया, उसको नोट कर लिया, फिर अपना परसेप्शन डेवलप किया। तो आपको करना क्या है, अगर कहा जा रहा है कि जज कल्पेबल है, मतलब जज ने गलती किया है और मॉरल टर्पीच्यूड का केस है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अब पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे। वो पुलिस को दे, सीबीआई को दे, ये उनके ऊपर है, चीफ जस्टिस के ऊपर है कि वो किसको देते हैं। लेकिन प्रॉपर, अच्छा यहाँ पे जो केस बड़ा प्लेन है, इसलिए सीबीआई को देने की जरूरत नहीं है, पुलिस को भी आप दे सकते हैं। तो आप पुलिस से कहेंगे कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे इस केस को लेके, ये वो कहेंगे। तो पहला तो ये कि उसको मैनिफेस्ट करना पड़े। अगर आप कर रहे हैं, अगर एफआईआर छोड़ दिया है, कमेटी की रिपोर्ट ने जज साहब को पाक साहब बताया है, तब तो आपको ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा वेबसाइट पे कि हम क्यों इनको छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं है तो हो सकता है कि आप ये रिपोर्ट ना दें और सिर्फ एफआईआर, इसका सीधा मतलब होगा कि जज साहब को कल्पेबल या दोष मुक्त नहीं किया है कमेटी ने, इसका सीधा मतलब होगा। एफआईआर अगर लॉन्च हो रहा है, अब एफआईआर 2 तरीके हैं। अगर रिपोर्ट में कहा गया कि साहब जज साहब इन्वॉल्व नहीं है लेकिन घपला तो हुआ है, तो भी इंक्वायरी और एफआईआर होगा। नहीं होता है तो भी इंक्वायरी होगी, जज साहब के खिलाफ होगी। भाई अब अगर यहाँ अगर पे जज एक साहब ने नहीं किया तो भाई नोट तो किसी का था ही, नोट एग्जैक्टली था भी, नोट जला जी, भी, नोट गायब भी हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए उसकी तो इंक्वायरी होनी है, तो ये डायमेंशन है। अब अगर जज साहब के खिलाफ होता है तो एक अजीब सी प्रॉब्लम होगी। जज साहब के खिलाफ पुलिस वाला वो सिटिंग जज है, तो वो कैसे जाएगा और वहां उनसे कहेगा, मिलॉर्ड से कहेगा, मिलॉर्ड जरा नीचे उतरिए, आपसे कुछ सवाल करने हैं। वो दरोगा जी कैसे जाके करेंगे, ये एक टेक्निकल होगा। और तो वैसे सवाल में कई बार क्रॉस एग्जामिनेशन कि जो गवाह है जो कहा नोट गायब हुआ उसको सामने बिठा के, वो कोई सुरक्षा सामने वाला हम सिक्योरिटी सामने वाला हो वही सकता तो है जो कहे नोट गायब हो गया इन्वेस्टिगेशन, अंदर। हाँ। बिल्कुल। तो आप हाई कोर्ट के जज को एक तो मिलॉर्ड की कुर्सी से वो नीचे बुलाएंगे कैसे। एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये आएगी कि जो कि भारत के इतिहास में रेयर होगा कि आपने इंक्वायरी तो जज साहब के बैठा दी, अब उनसे जब पूछना होगा तो वो किस कैपेसिटी में पूछेगा और जज साहब उस समय किस कैपेसिटी में होंगे। ही विल नॉट सीज टू बी ए जज, वो जज हमेशा रहेंगे, वो घर के बाहर भी निकलते हैं तो जज रहते हैं। तो लिहाजा ये एक टेक्निकल, लेकिन अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बाईपास कर दिया, हालांकि बहुत टेक्निकल वो होगा, ये एक नया केस होगा कि जज साहब से आप पूछताछ पद पे रहते हुए कैसे करेंगे, और पद पे बने रहेंगे क्योंकि भारत के संविधान ने उनको यह अधिकार दिया है। पद पे बने रहने का, उनको हटाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये उसकी प्रक्रिया है, और दोनों दोनों हाउस में सेपरेटली। तो ये प्रक्रिया तो बहुत लंबी होगी और उसके पहले प्रूवन मिसकंडक्ट होना चाहिए। तो ये बहुत सारा है, तो मिसकंडक्ट तो मान लीजिए इस इंक्वायरी से मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये अपने आप में एक बड़ा केस होगा। तो ये है। अब अगर आपने एफआईआर कर दिया है तो जज के लिए अनटेनेबल पोजीशन ये होगी कि पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस जाएगी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से, कहेगी साहब जज साहब से जरा सा ये एक्यूज्ड है, इनसे जरा पूछना है, ये हमारे केस में एक्यूज्ड हैं, पूछना है। चीफ जस्टिस क्या करेगा, क्या चीफ जस्टिस, क्योंकि ऑलरेडी तो काम तो देना बंद कर दिया है, अब क्या करेगा, क्या कुर्सी से उतार के नीचे बैठाएगा, किस चैम्बर में, उनके एंटी चैम्बर में जाके पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उनसे वो करेगी, बातचीत करेगी। तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो शायद हमारे व्यूअर्स समझ गए होंगे कि एक नई चीज, नई स्थिति होगी कि एक सिटिंग जज को हम क्रिमिनल केस में, क्रिमिनल ऑफेंस में एक्यूज बना के इंक्वायरी कर रहे हैं, और वो दरोगा कर रहा है जिसके खिलाफ जब वो अपनी कलम से लिख देता है तो उसकी नौकरी चली जाती। तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम होगी
कि सिटिंग जज है, और सिटिंग जज है, उससे सिर्फ आपने ये किया है कि काम देना बंद कर, जो कि कानूनन गलत, मतलब कानूनन कहीं नहीं लिखा है, लेकिन एक बिहेवियरल है। और ये जो आपका 1997 का रिजोल्यूशन है, ये उसकी प्रक्रिया में जो कोर्ट्स ने वर्डिक्ट दिया है, उसके तहत ये किया जाएगा कि इनसे काम हटा लो, काम ना लो, क्योंकि इनका कंडक्ट क्वेश्चनेबल हो गया है। तो ये एक प्रॉब्लम आएगी कि आप पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कैसे जब तक वो जी पद पे है। जी, चलिए तो अब हम इंतजार करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जो रिपोर्ट है, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, उस रिपोर्ट को पढ़ के किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और उनका जो भी निष्कर्ष होगा, जो भी उनका अगला कदम होगा, उसके बारे में कब देश को और हम सबको जानकारी मिलती है। हम इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से देश के सामने जो स्थितियां हैं, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर जो जो उनका फैसला है, वो देश के सामने आए। फिलहाल एनके सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है अगले 48 घंटे में, 72 घंटे में, इस बिल्कुल। सप्ताह के अंत तक इस बारे में चीफ जस्टिस की तरफ से सार्वजनिक तौर पर सारी जानकारी मिल जाएगी, शायद, जिससे जो भी अभी ये है हाइपोथेटिकल बातें हैं, उसको एक सही अमली जामा, सही दिशा मिल जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सिंह साहब।